हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में कोऑपरेटिव बैंक की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है और आप सभी तैयारी कर रहे होंगे आई होप। और ये वैकेंसीज़ जो हैं वो आपके मैनेजर लेवल के लिए भी है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी है, जूनियर है ना, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी है, टेक्निकल रिलेटेड वैकेंसीज़ भी है, ठीक है? जिसमें आप सभी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका प्री के लिए अगर आप क्लास 1, क्लास 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट कुछ रहेंगे, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, रीज़निंग हो गया, है ना? इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट भी इस बार कंपल्सरी किया हुआ है। और इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट और इंक्लूड किया है जिसका नाम है कोऑपरेटिव। बेसिकली ये कोऑपरेटिव जो सब्जेक्ट है ये आपको आपको कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में क्या-क्या जानकारी है उसके लिए ही इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये बैंक ही कोऑपरेटिव बैंक है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक, तो आपको इसकी बेसिक जानकारी ज़रूर होना चाहिए। तो उसी के लिए जैसा कि ये 5th आपका पॉइंट दिया गया है, इसमें कोऑपरेटिव एक मेंशन करके रखा है, जिसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स है। फिर नेशनल लेवल इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव्स के बारे में पूछा गया है। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, इसके बारे में है। फिर आपका 4th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव का कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन-कौन सी उत्तर प्रदेश में वर्क कर रही हैं और क्या-क्या इनोवेशंस और हो रहे हैं कोऑपरेटिव्स में। तो ये 5 टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, एक प्रकार से जानकारी होना चाहिए। बेसिकली अभी तो ये 20 नंबर का ही आ रहा है, पर ये 20 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 से 20 नंबर जो भी आपके मिल रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? और आप इसको मतलब ये समझिए कि पूरे के पूरे नंबर आप इसमें ला सकते हैं। सो इसी कड़ी में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, है ना? इसमें जैसे कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, फिर उसमें आपने व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स कौन-कौन से हैं, यूनियन मिनिस्ट्री कोऑपरेशन की क्या है, क्या करती है, कैसे वर्क करती है। तो मैं एक बेसिक समरी की आपके लिए बता देता हूँ, जिससे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है गाइस, सो मैं इसके साथ ही ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी कोऑपरेटिव्स के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो इस तरह से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा भी हो सकता है, तो मान के चलिए 20 मिनट या आधे घंटे का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, है ना, क्या थे, या ओवरव्यू देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखें कोऑपरेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोऑपरेशन क्या होता है या कोऑपरेटिव होते क्या। कोऑपरेशन मीन्स होता है वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस या कॉमन गोल, ठीक है। किसी गोल के लिए जब हम साथ में काम करते हैं तो उसी को हम कोऑपरेशन कहते हैं। इसी तरह से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर कई सारे लोग मिल कर के इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी और कल्चरल नीड के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और इसका मेन प्रिंसिपल क्या-क्या होता है आपका, जैसे हम वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, इक्वालिटी होती है सभी के लिए, म्यूचुअल हेल्प होती है, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प खुद की हेल्प करते हैं और हम ऐसी सर्विस देते हैं जिससे हम प्रॉफिट भी कर सकें, है ना, एक दूसरे का। तो ये बेसिक गोल होता है आपका कोऑपरेटिव का। अब अगर हम कोऑपरेटिव का ओरिजिन देखें तो कहाँ से होता है, बेसिकली इसकी ओरिजिन जो है मॉडर्न इंग्लैंड या फिर 1844 में रॉचडेल पायनर्स के द्वारा इसको माना जाता है कि उसने स्टार्ट किया था। यहाँ पर 28 वर्कर्स के साथ मिल कर के उसने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, है ना, जिसका नाम रखा गया था रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनर्स, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर क्यों स्टेबलाइज़ किया गया था कि जो प्राइसिंग हो, फेयर प्राइसिंग हो सभी के लिए, है ना? हॉनेस्टली सभी चीज़ों का वेट हो, मतलब सभी चीज़ों का सही से हॉनेस्ट तरीके से वर्क किया जाए। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो, ठीक है? और सभी में प्रॉफ़िट का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसे फाउंडेशन कहा जाता है मॉडर्न कोऑपरेटिव के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद आता है इसका जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या था और म्यूचुअल हेल्प क्या हुई, मेन यही हुआ, है ना। अब इसका इंडिया में कब
स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन इन इंडिया कब है? 1904 में इंट्रोडक्शन माना जाता है इंडिया में, है ना। इसमें दो चीज़ें होती हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा है? जैसे देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आया था 1904 में, ठीक है, जिसे फर्स्ट कोऑपरेटिव लॉ इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है, जो कि रूरल क्रेडिट सोसाइटी के लिए ही बनाया गया था, मेनली हेल्प करने के लिए, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स की हेल्प के लिए था, पुअर्स की हेल्प के लिए था, है ना, स्मॉल ट्रेडर्स की हेल्प के लिए था। ये कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस था। फिर आती है बात आप बिफोर इंडिपेंडेंस में एक और चीज़ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, 1912 में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था, ठीक है। ये क्या हुआ था? नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स के लिए था और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ये वाला एक्ट आया हुआ था, ठीक है। फिर एक्सपेंशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे बढ़ा, इसके बारे में देखिए। रूरल डेवलपमेंट के बारे में कोऑपरेटिव्स काम किए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ को लेकर के कोऑपरेटिव्स काम किए, पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर कोऑपरेटिव्स काम किए, ठीक है। इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ ग्रोथ देखी गई? डेयरी इंडस्ट्रीज़ में देखी गई, शुगर इंडस्ट्रीज़ में देखी गई, क्रेडिट सोसाइटी में देखी गई, है ना, और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स कई सारे बनाए गए, ठीक है। और इसके साथ साथ मॉडर्न इरा में देखें तो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी इसी के साथ वो हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ा। नेक्स्ट इसके साथ कोऑपरेटिव जो आपका मिल्क से था, डेयरी से, उसमें सबसे मेजर रोल था किसका? अमूल का, है ना। अमूल को स्टार्ट किसने किया था? आप मेनली जानते होंगे, वर्गीस कुरियन, ठीक है, जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन भी क्रिएट किया था, ठीक है। आप जानते होंगे वर्गीस कुरियन को, ठीक है, मेनली जिनके कारण से वाइट रेवोल्यूशन भारत में फैला, है ना। और इंडिया क्या हुआ? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना इनके कारण से। और डेयरी इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छी हेल्प मिली ग्रोथ करने के लिए। फिर आता है आपका नेशनल लेवल इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका अमूल। अमूल का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, और कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये 1946 गुजरात में स्टेबलाइज्ड किया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या पता है आपको फुल फॉर्म? अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। अमूल का वैसे फुल फॉर्म अगर आप देखें, क्योंकि ये आनंद शहर में ही एस्टेब्लाइज्ड है, तो इसका नाम इसी से रिलेटेड है। चलिए मैं बता देता हूँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इफ़को, है ना। ये तो आप जानते हो, कई बार आपने देखा भी होगा, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। फर्टिलाइज़र अगर आपने कभी देखी होगी बोरी, तो उसमें इफ़को लिखा रहता है। क्या इसका फुल फॉर्म जानते हैं? वैसे इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1967 में, मेनली एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए ही हुआ था। फिर आता है KRIBHCO, किर्बिको बोलते हैं कभी कभी इसको, ठीक है, ठीक है। ये भी बेसिकली फर्टिलाइज़र को फार्मर ट्रेनिंग और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ही किया गया था। इसका डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म के से क्या हो सकता है ना, KRI कृषक, VH से आप जान सकते हैं भारती, और CO से कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो कृषक भारती लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। फिर इसके बाद और भी थे, जैसे आपका NAFED है, ठीक है। इसके बाद आपका NCDC है, और इसके बाद है NCUI, ठीक है। तो क्या इसके फुल फॉर्म आपको पता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, है ना। NAFED ये एक्चुअली में था नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अक्टूबर 1958 में स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटी को, क्योंकि इसका नाम ही आप जान सकते हैं, है ना, किससे रिलेटेड हो रहा है? मार्केटिंग फेडरेशन से। फिर आता है NCDC। NCDC क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कॉरपोरेशन के लिए या कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में, ठीक है। इसका मेनली पर्पस था फाइनेंशियल सपोर्ट करना और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करना। और फिर आपका आता है एक लास्ट में NCUI, ठीक है।
NCUI का फुल फॉर्म है आपका नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 1929 में स्टेबलाइज हुआ था। कौन? NCUI, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये भी 1929 में हुआ था। मेनली इनका काम था एजुकेशन देना, अवेयरनेस लाना, ट्रेनिंग देना और कोऑपरेटिव वैल्यूज़ का प्रमोशन करना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको तब आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर सकते हैं वर्क, है ना, क्योंकि 10 नंबर का है पेपर या 20 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इसके बाद आता है यूनियन मिनिस्ट्री, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, कि यूनियन मिनिस्ट्री का कैसे कॉपरेशन हुआ या गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ सकता है, जुलाई 2021 में, मतलब 2021 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। इसका एम क्या है? एम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साहकार से समृद्धि, क्या है आपको पता होना चाहिए। साहकार से समृद्धि, इंग्लिश में पूछ सकता है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रमोट कॉपरेशन, कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स, इसका मेन गोल क्या था कि कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स को क्या करना है? प्रमोट करना है। मेन गोल अगर आप देखें तो क्या है इसका? स्ट्रेंथिंग, प्रमोटिंग, है ना, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, है ना। अब जैसे आपको पता है इंडियन डिजिटल चल ही रहा है, तो डिजिटाइजेशन भी लेकर के आना, है ना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स लेकर आना। मिनिस्ट्री के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? आपको पॉलिसी होता है, पॉलिसी बनाने का होता है काम, ट्रेनिंग का काम होता है, मॉनिटरिंग का काम होता है, या प्रमोट करने का काम होता है, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे आपके फार्मर को सपोर्ट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, है ना। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और स्मॉल फार्मर हैं वो इंकरेज होंगे, ठीक है। और यही आपका बेसिक इम्पोर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री कब स्टेबलाइज हुई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट क्यों किया गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉरपोरेशन, है ना। ये भी एक पॉइंट है। प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉरपोरेशन मतलब कलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साथ मिल करके हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आ जाता है, बेटर मार्केट एक्सेस हो सकता है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के आजकल स्व सहायता समूह में काम कर रही हैं, है ना, अपना खुद का स्वरोजगार कर रही हैं कोऑपरेटिव्स के माध्यम से। और रूरल डेवलपमेंट तो होगी ही, एग्रीकल्चरल, डेयरी, फिशरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, इसको लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे FPOs, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, PAC बना रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉस्पेरिटी हमें कोऑपरेशन के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है अब ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बिगनिंग क्यों हुई होगी, है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए या फिर रूरल सपोर्ट के लिए हुई होगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाई गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बनाने से क्या होगा? सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को कम लागत में, या कभी कभी बहुत कम रेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स आपको पता है सरकार बहुत महंगे रेट में विदेशों से खरीदती है, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत सस्ते रेट्स में देती है। लोन लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है कोऑपरेटिव माध्यम से, ठीक है। फिर डेयरी कॉपरेशंस में आप कोऑपरेटिव में समझ सकते हैं मिल्क कलेक्शन या डेयरी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ठीक है। कंज्यूमर एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव में क्या होगा? अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर रही है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव में डेली यूज़ गुड्स जो होते हैं वो सस्ते रेट में आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, है ना। जैसे आप सुने होंगे एक गांव एक प्रोडक्ट, है ना, वन प्रोडक्ट वन विलेज, इस तरह के जो बना रही है, उससे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, है ना। गाँव गाँव शहर शहर वहीं के लोग वहीं का सामान खरीदेंगे सस्ते रेट में, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को भी और वहाँ के लोगों को भी, सस्ते रेट में सामान मिल जाया करेगा।
गवर्नमेंट एफर्ट्स इन यूपी, यूपी में क्या रजिस्ट्रेशन जैसा वर्क हो गया, सुपरविजन का वर्क हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हो गए, ये सब कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जा रहा है। अब इसमें एक पॉइंट आया था PACs, PACs का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? PACS, PACS होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। पी से हो जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका PACs। यूपी में PACs का क्या वर्क होता है? शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन ईजिली मिल जाता है, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली मिल जाता है, रूरल बैंकिंग सपोर्ट ईजिली मिल जाता है, ठीक है। अब चैलेंजेस इन यूपीज़, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं यूपी कोऑपरेटिव में? क्या आपको पता है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो चैलेंजेस हो सकते हैं जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, फाइनेंशियल वीकनेस और पुअर मैनेजमेंट। ये चैलेंजेस हर कोऑपरेटिव में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 6 पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है? पहला क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, जिनका काम क्या है ना? पहला क्रेडिट कोऑपरेटिव है जिनका काम है लोन प्रोवाइड करना PACs के माध्यम से, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है डेयरी कोऑपरेटिव्स। डेयरी कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं मिल्क फ्रॉम फार्मर एंड सेल डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स उनको सेल करती है, मिल्क कलेक्ट करती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? प्रोवाइड एसेंशियल गुड एट रीजनल प्राइस, है ना। एसेंशियल गुड्स को रीजनल प्राइस पे अवेलेबल कराती है जो कि, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाउसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। हाउसिंग में क्या होगा? अफोर्डेबल रेट पे हाउस प्रोवाइड करना लोगों को। मार्केटिंग कोऑपरेटिव का क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को फार्मर से लेकर के उसकी मार्केटिंग कराना, है ना। ये आ जाएगा हाउसिंग एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंतर्गत, कोऑपरेटिव्स के अंतर्गत। इसके अलावा एक और होता है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, हैंडलूम्स वगैरह के लिए होता है और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है। क्या? इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव। एक और होगी इसमें इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये आपका मेन 6 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो यूपी में रन कर रही हैं, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव और एक होता है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इनोवेशन इन कोऑपरेटिव्स। क्या क्या इनोवेशंस आ चुके हैं कोऑपरेटिव्स में, है ना। जैसे डिजिटाइजेशन कोऑपरेटिव्स हुआ है, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग हो गया आजकल इजीली वे में, है ना। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से हो गया, डिजिटल पेमेंट्स आप आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ PACs, मतलब PAC अभी पढ़ा था आपने, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, है ना। ये क्या करती हैं? रिकॉर्ड कर कीप करती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं, लोन मैनेजमेंट रखती हैं और फार्मर डेटाबेस मैनेज करती हैं। इसके अलावा आपका ऑनलाइन मार्केटिंग का काम होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है? जो आपसे गवर्नमेंट सामान खरीद रही है उसको ऑनलाइन सेल करती है डिजिटल मार्केट प्लेस में। आप खुद भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। GM पोर्टल होता है, आपको पता होगा, है ना। कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स के माध्यम से वर्क होता है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चरल टैक्स से रिलेटेड आजकल गवर्नमेंट नए नए आपस में कोऑपरेशन करके बना रही है और बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी सपोर्ट कर रही है। फिर वुमेन लेड एंड ग्रीन कोऑपरेटिव्स। वुमेन लेड और ग्रीन कोऑपरेटिव्स क्या होगा? जैसे जहाँ पर डेयरी से रिलेटेड हो गया, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो गया, फूड प्रोसेसिंग से हो गया, ठीक है। ग्रीन के अंतर्गत आजकल आपको पता है सोलर से रिलेटेड हो गया, ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गया और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो ये सब हो गए आपके इनोवेशंस इन कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अब इसके बाद चैलेंजेस इन कोऑपरेटिव सेक्टर देखिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अभी मैं एक बार बता भी चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ सकता है, आपको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ मिल सकती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। पुअर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो और इसके अलावा और भी हो सकता है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। भाई अगर व्यक्ति को मोबाइल सही से नहीं चलाते आता तो वही दिक्कत में फंस सकता है ना। कहाँ ट्रांजैक्शन करना है, सही जगह करना है। मान लीजिए कोई दूसरी लिंक खुल गई, उसमें पेमेंट करना कर दिया, बैंक के अकाउंट में पेमेंट करना था और किसी दूसरे के अकाउंट में पेमेंट हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं। करप्शन भी एक प्रकार से चैलेंज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए? सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए,
टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सही से होना चाहिए, मेंबर्स जो हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब उनको एजुकेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देना चाहिए जिसके माध्यम से वो एजुकेटेड रहें, ठीक है। और प्रोफेशनल लीडरशिप, मतलब जो मेन पर्सन हो उसको प्रोफेशनल रहना चाहिए सभी के साथ, है ना। नॉर्मल तरीके से उसको सभी को जानकारी देना चाहिए कि सब जान सकें और सभी ठीक तरीके से कोऑपरेटिव्स का यूज़ कर सकें। इसके बाद है हमारा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या है आपका? कोऑपरेटिव सपोर्ट, इंक्लूज़न, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट फॉर रूरल इकोनॉमी हो गया, स्ट्रेंथ फार्मर, है ना, फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस, ठीक है। और ये तो इसकी मेन एम है, सहकार से समृद्धि। तो इस प्रकार से ये आपका जो स्लाइड्स थी इसमें मैंने आपको एक समरी के फॉर्म में ये टॉपिक्स सारे पढ़ा दिए हैं। अगर आप और डिटेल में चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, और मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा इसके आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा सपोर्ट करने की, क्योंकि मेहनत लगती है, तो जो डिटेल टॉपिक रहेगा वो परचेजेबल रहेगा, बट ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा, आप परचेज़ कर सकते हैं उसको ईज़िली, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि पॉइंट बाय पॉइंट भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। अगर आप चाहिए तो आप मुझे ज़रूर वीडियो के जो कमेंट पॉइंट होता है वहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको आपको अवेलेबल करा दूँगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, और जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और थैंक यू आप सभी का, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और पढ़ाई आप अच्छे से करते रहें।